आपने बहुत दफ़ा सुना होगा जैसे किसी ने बाहर खुली जगह पर यूरिन पास कर दिया, जिसके बाद से उसके साथ कुछ चीज़ें होने लगी। किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को कुछ दिखने लगा, कोई पॉजेस्ड हो गया। अक्सर ऐसी कहानियाँ हम सुनते आ रहे हैं। मेरे पास भी कितनी ही ऐसी कहानियाँ आती हैं। एक कहानी आई मेरे पास बदरपुर साइड से। दिल्ली एनसीआर में पड़ती है ये जगह। यहीं की रहने वाली आस्था जी बताती हैं कि उनके हस्बैंड के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनका परिणाम वो आज तक भुगत रही हैं। पूरी फैमिली सरवाइव कर रही है। आस्था ने बताया 2017 में मेरी शादी हुई। मेरे हस्बैंड का अपना एक छोटा सा बिजनेस है जिसे अब मैं ही संभालती हूँ। हम लोग शुरू से ही बदरपुर में रहे हैं। हमारा खुद का घर है। फैमिली में मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई, उनकी वाइफ और दो बच्चे। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड का नाम है करण। वो पहले से ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमने वालों में से रहे हैं। हमारी शादी हुई थी 2017 नवंबर के एंड में। अरेंज कम लव मैरिज थी। मतलब शादी से करीब साल भर पहले हम मिले। दोनों फैमिलीज़ में बातचीत होने लगी और हम कई बार बाहर मिलते थे। कभी किसी कैफ़े में चले गए, कभी कोई मूवी देख ली। धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और फिर मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। शादी से पहले करण और उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि पार्टी करते हैं। उसने मुझे भी ये बात बताई थी। मैंने भी कहा हाँ, तुम्हें करनी चाहिए। तो इन 4-5 दोस्तों का प्लान बनता है वीकेंड वाले दिन महरौली चलते हैं। मुझे कोई जगह पता है, वहाँ बैठ के खाएंगे पिएंगे और देर रात तक घर आ जाएंगे। ये हमारी शादी से हफ्ते भर पहले की बात है। उन लोगों ने पार्टी वगैरह करी, खूब मज़े किए। और जिसके बाद घर वालों ने कहा कि शादी होने में कुछ ही दिन बचे हैं, तुम लोग अब ऐसे बाहर नहीं जा सकते। हम फ़ोन पर तो डेली बात करते थे। कभी वो मुझे अपनी शेरवानी की फ़ोटो भेज रहा है, कभी मैं उसे साड़ियाँ वगैरह दिखा रही हूँ। करते करते शादी का दिन आया। सारे रीति रिवाज अच्छे से हो गए। घर में लोगों का आना जाना लगा रहा। शादी के फौरन बाद हनीमून का ऐसा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि इस टाइम शादियां बहुत होती हैं तो घूमने वाली जगहों के प्राइजेस बहुत हाई हो जाते हैं। हमने सोचा था कि अगले साल मार्च के महीने में जाएंगे। तब मौसम भी अच्छा होता है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी। प्रवीण, पता है क्या, हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। धीरे धीरे हमारी हैप्पीली मैरिड लाइफ में अंधेरा छाने लगा। चीज़ें बहुत धीरे धीरे शुरू हुई, पर उनका इम्पैक्ट इतना गहरा था कि हम आज तक कांप जाते हैं। शादी के कुछ महीनों बाद जनवरी महीने की बात है। ठंड अपने पीक पर थी। सर्दियों में लोगों को स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत होती है। करण ने मुझे दिखाया कि उसकी बॉडी पर ना रैशेस पड़ रहे हैं। हमें पता था ये नॉर्मल है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं थी। मैं उनकी पीठ पर कोकोनट ऑयल लगा दिया करती। उन्हें इचिंग बहुत होती थी। पहले तो वो रैशेस बस बैक पर ही थे, लेकिन कुछ ही दिनों में धीरे धीरे पूरी बॉडी पर फैल गए। मम्मी ने और मैंने देसी घरेलू नुस्खे किए, पर उससे कोई आराम नहीं होता। हमने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मेडिसिन दी थी, उससे इचिंग में रिलीफ तो हुआ, लेकिन आराम तब तक ही रहता है जब तक मेडिसिन का असर है। असर खत्म होते ही वो बेचैन हो जाते हैं। घबराहट होती थी, उन्हें पसीने आने लगते थे। जनवरी की इतनी ठंड में पसीने आना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। हर दूसरे दिन हॉस्पिटल का चक्कर लगता था। डॉक्टर ने कई तरह के टेस्ट किए, दवाइयाँ बदली, पर ज़रा भी आराम नहीं होता। अच्छे से अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा दिया, पर बीमारी जस की तस रही। रिपोर्ट्स में था कि उनको कोई इन्फेक्शन है ब्लड में, और ये बहुत रेयर केसेस में होता है। करण कहता कि पहले मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर कहते आप घबराओ मत, कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे। डॉक्टर का जवाब भी कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। जिन लोगों को एक्जिमा की शिकायत रहती है, उन्हें पता होगा किस लेवल की इचिंग पूरी बॉडी में होती है। इंसान खुजा खुजा के परेशान हो जाता है। दूसरी दवाइयाँ देने के बाद उनकी बॉडी पर रैशेस कुछ हद तक कम तो हो गए थे। मैं रात में उनकी बॉडी पर लोशन लगा के सोती थी। करण ने अपना बिस्तर नीचे लगा लिया। कहता कि तुम्हें कुछ न हो जाए, मैं अलग ही सोऊंगा। मुझे ठीक से याद नहीं, पर फरवरी का थर्ड वीक शुरू हो चुका था। सर्दियाँ धीरे धीरे कम होने लगी। हमने भी पंखा चलाना शुरू कर दिया। एक रात करण नींद में ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा। उसकी आवाज़ सुन के मैं उठ जाती हूँ। वो आंखें बंद किए घबराया हुआ है। मैंने उसे जगाया। करण, क्या हो गया?
उसने एकदम से आंखें खोली और कमरे में यहाँ वहाँ देख कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमारे कमरे में बहुत सारे लोग हैं और मेरी तरफ हाथ से कुछ इशारा कर रहे थे। मैं कहती, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। उसे पानी वानी दिया, मंदिर से लाके उसके माथे पर भभूत लगाई। बहुत देर तक उसके पास ही रही। उसे नींद नहीं आती। कहता, मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वही लोग नजर आने लगते हैं। मैंने कमरे की लाइट जला दी, उसके सिरहाने पर चाकू रखा और कहा कि तुम सोने की कोशिश करो, मैं हूँ यहीं तुम्हारे पास। हम दोनों को कब कब में नींद आ जाती है पता नहीं। अगले दिन मैंने माँ को बताया। उन्होंने पापा से बात करके कुछ चीज़ें करने को कही। इतने दिनों से डॉक्टर को तो दिखा ही रहे थे, अब चीज़ें दूसरी तरफ भी शिफ्ट होने लगी। आपको भी पता ही होगा, जब चीज़ें डॉक्टर की समझ में नहीं आती तो इंसान हर कोशिश करता है। हमारे घर में तब एक पुजारी जी का आना जाना था। पापा को जानते थे तो कभी चाय पानी पर आ गए या मंदिर में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसके लिए बात करने आ जाते थे। पापा ने पुजारी जी को बताया कि मेरे छोटे लड़के करण के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने करण को झाड़ा वगैरह लगाया कि ठीक हो जाएगा। इस रात भी मैंने करण के तकिए के नीचे एक चाकू रखा और थोड़ी भभूत एक कागज़ में लपेट के रख दी। ये पुजारी जी ने भी कहा था कि रात में ऐसे तकिए के नीचे कुछ रख देना। मैंने कमरे में छोटी सी लाइट जलाई हुई थी। धीरे से पंखा चलने की आवाज़ भी आ रही है और इन्हीं आवाज़ों के बीच मुझे कुछ और भी सुनाई दिया। मैं बहुत गहरी नींद में थी। पहले मुझे लगा करण खराटे ले रहा है, पर वो आवाज़ कंटिन्यूस आती रही। भारी सी आवाज़ थी कुछ। मेरी भी आंख खुल जाती है। मैंने बेड से नीचे देखा तो करण बिस्तर पर नहीं था। आवाज़ आ रही थी वॉशरूम से। मैं थोड़ी देर बैठी इंतज़ार करती रही कि अब आएगा अब आएगा, पर 10-15 मिनट हो गए वो बाहर नहीं आता। मैं उठ के गई और वॉशरूम के बाहर से आवाज़ लगाई, करण क्या कर रहे हो, ठीक हो? वो ना तो मेरी बात का जवाब देते हैं ना बाहर आते हैं, बस आवाज़ आ रही है। मैंने दरवाजे पर नॉक किया। आवाज़ और तेज़ हो गई। मुझे घबराहट सी होने लगी। थोड़ी देर में अंदर से चटकनी खुलने की आवाज़ आई, पर करण अभी भी बाहर नहीं आता। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला तो करण मिरर के सामने खड़ा है, खुद को अजीब तरह से घूर रहा है। उसके चेहरे पर कुछ धब्बे से उभर आए, लाल धब्बे जैसे उसकी बॉडी पर थे, पर अब वो उसके चेहरे पर भी दिखने लगे हैं। वो लगातार खुद को देखे जा रहा है। मैंने उसका चेहरा देखा तो वो करण नहीं था। मैं डर के मारे सीधा माँ पापा के कमरे में भागी। उन्हें कहा कि जल्दी आइए, देखिए ना करण को कुछ हो गया है। हम आए तब भी वो वॉशरूम में ही खड़ा था। पापा कहते, बेटा क्या हो गया? वो किसी को कुछ नहीं कहता और हम उसे खींच रहे हैं कि बाहर चल। वो हम तीनों से हिलाए तक नहीं जाता। उसका शरीर भारी सा हो गया। पापा जाके बड़े भैया को बुला के लाए। माँ भाग के मंदिर गई, गंगा जल लेके आई और करण पे छिड़क दिया। उसने एकदम से घूरना बंद किया और शरीर ढीला छोड़ दिया। वो गिरने को हो गया जैसे उसकी बॉडी से जान निकल गई हो। भैया और पापा ने उसे संभाला और बिस्तर पे लिटाया। वो सो चुका था, पर हम उसके चेहरे पर वो धब्बे देख परेशान हो गए कि रात तक तो सब कुछ ठीक ही था। माँ कहती, इसके ऊपर किसी ने कुछ किया है। रात में ही उन्होंने कुछ चीज़ें की ताकि रात जैसे तैसे कट जाए कि सुबह देखते हैं क्या करना है। मम्मी पापा मेरे कमरे में ही थे। हम रात भर ठीक से सो नहीं पाते। सुबह 8 बजे करीब हमारी आँख खुली। पापा ने पुजारी जी को फ़ोन किया और घर के हालात के बारे में बताया। करण के फेस पर अभी भी वो धब्बे हैं। पुजारी जी को दिखाने के बाद हम डॉक्टर के पास भी गए। डॉक्टर ने देख के कुछ ब्लड सैंपल लिए, एलर्जी के इंजेक्शन लगाए और कहा कि शाम तक रिपोर्ट मिलेगी। जब हम घर जा रहे थे तो मैंने करण को रात वाली बात बताई। वो कहता, मुझे कुछ भी याद नहीं है। थोड़ी देर में हम घर आए तो वो हाथ मुंह धो के सोने चला गया। उसे वीकनेस हो गई थी। दिन भर घर में यही बातें चलती रहीं कि आगे क्या करना है। किसी को समझ नहीं आता कि इतने दिनों से डॉक्टर को दिखा रहे हैं, थोड़ा ठीक होता है पर रैशेस फिर से उभर आते हैं। माँ कहती कि पुजारी जी ने कहा था इसे हरिद्वार लेके जाओ, वहाँ डुबकी लगवाना, ठीक हो जाएगा। मैं कहती, माँ एक बार रिपोर्ट आने दो, उसके बाद देखते हैं। शाम को मैं ही गई थी रिपोर्ट लेने। डॉक्टर कहते इनका इन्फेक्शन ना बढ़ गया है। मैं कहती, पर डॉक्टर ये सब अचानक कैसे? वो कहते, अभी तो मैं दवाइयाँ बदल रहा हूँ।
इनसे आराम नहीं होता तो 2 दिन बाद फिर से कुछ और टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद देखते हैं। फिर से मुझे हॉस्पिटल की तरफ से कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। मैं कहती पर ये ठीक तो हो जाएंगे ना। हाँ हाँ, कोई डरने वाली बात नहीं है। घर आके मैंने माँ पापा को बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा था। माँ कहती रात में ही हरिद्वार के लिए निकलते हैं। मैंने अपना और करण का थोड़ा सामान पैक किया। तब मम्मी पापा, करण और मैं, हम चारों हरिद्वार के लिए निकल गए। सुबह आरती के टाइम तक हम वहाँ पहुँचते हैं। इतने समय से मन में जो उथल पुथल मची थी, यहाँ आते ही सब शांत हो जाती है। लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। पर कहते हैं ना, जो आप सोचते हो अक्सर वैसा नहीं होता। हम चारों ने गंगा में डुबकी लगाई। पापा ने एक धर्मशाला में बुकिंग करवाई कि थोड़ा आराम करके दोपहर में खाना पीना करके चल देंगे। धर्मशाला में एक साधु बैठे थे। जब हम वहाँ गए, अपना सामान वगैरह रखा और एक चादर बिछा के बैठे, हमारा ध्यान गया उन पर। वो लगातार हमें देखे जा रहे हैं। पापा कुछ चाय बिस्किट लेने गए और वो साधु हमारे पास आके बैठ जाते हैं। सफ़ेद सी दाढ़ी, लंबे सफ़ेद बाल, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। वो आके कहते, बेटा तकलीफ में हो? हम उनकी तरफ देखने लगे। अचानक से कोई ऐसे आपके पास आके कुछ कहे तो एक बार को सोच में पड़ जाते हैं। माँ कहती, बाबा जी ये मेरे बेटे की तबीयत कई दिनों से खराब चल रही है। कितने ही डॉक्टर को दिखा लिया पर ज़रा भी सुधार नहीं हो रहा। हमें किसी ने कहा था यहाँ के डुबकी लगाने के लिए। बाबा जी कहते, मैं देख रहा हूँ इसके अंदर कोई है और वो बदला ले रहा है। इसने किसी के घर पे पेशाब किया था और वो तब से इसके पीछे लगा है। हमें अभी तक कुछ समझ नहीं आता कि ये बातें किस ओर जा रही हैं। वो कहते, तुमने किसी की कब्र के पास पेशाब किया था? तुम अपने दोस्तों के साथ थे और एक मस्जिद जैसी जगह के पास तुमने ये काम किया। शादी होने के बाद से करण अपने दोस्तों के साथ कहीं नहीं गया। इतने टाइम से तो वो घर में अपनी बीमारी की वजह से पड़ा हुआ है, बाहर भी नहीं निकलता। पापा कहते, बाबा जी बात क्या है, हमें भी तो बताइए, कौन है इसके अंदर? वो कहते, ये खुद बताएगा। करण को कुछ याद नहीं आता। बाबा जी उसे याद दिलाने की कोशिश करते हैं। तुम अपने दोस्तों के साथ थे, एक गुंबद जैसी जगह है कोई, रात के अंधेरे में तुमने ये काम किया। करण कहता है, ये बात तो शादी से पहले की है। हम दोस्तों ने मेहरौली में पार्टी की थी। रात को झाड़ियों में कुछ किया होगा। मुझे नहीं पता वो जगह क्या थी। आस्था कहती कि मुझे भी याद आता है उसकी पार्टी के बारे में। बाबा जी कहते वो कब्रों के आसपास की जगह थी। शायद रात में और झाड़ियों की वजह से तुम्हें कुछ दिखा नहीं। तुमने वो काम कर तो दिया, पर अब वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। वो तुम्हारे घर में भी आते हैं। उन्हें कैसे भी करके बदला लेना है। तुमने उनका घर गंदा किया था। बाबा जी जब बोल रहे थे तो मुझे भी वो बात याद आ गई, जब करण ने एक रात कहा था कि उसे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, उसकी तरफ हाथ से इशारा कर रहे हैं। मैंने करण को कहा, तुमने मुझे भी बताया था कि तुम्हें कुछ ऐसा लगा। वो कहता, हाँ मुझे याद है, मुझे अभी भी ऐसा महसूस होता है, घर में कुछ लोग हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। हमें एक के बाद एक चीज़ें समझ आने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। करण ने ये सब जानबूझ के नहीं किया था। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत मानता है इन चीज़ों को। लेकिन शराब का नशा किसी से भी कुछ भी गलत काम करवा सकता है। बाबा जी कहते कई गलतियों की सज़ा होती है। कितना भी डॉक्टर को दिखा लो, कितनी भी दवाइयाँ खा लो, ये ठीक नहीं होगा। जो तेरे पीछे है मैं उनसे तो तुझे छुटकारा दिला सकता हूँ, लेकिन ये जो तेरे साथ हो रहा है ये रुकेगा नहीं। अब सारी उम्र इसी के साथ ही रहना पड़ेगा। उन्होंने कुछ चीज़ें करी। करण के हाथ में गले में धागा बांध दिया। ये कभी मत खोलना। धागा घिसने लगी तो दूसरे किसी धागे के साथ जोड़ के फिर से बांध लेना। अब तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। पापा ने कुछ पैसे जेब से निकाले और हाथ बढ़ाते हुए देने लगे। बाबा जी ने मना कर दिया। वो उठे और चले गए। हम यहाँ ये भी नहीं कह सके कि वो कोई ढोंगी है। ढोंगी होते तो शायद और पैसों की डिमांड करते। उन्होंने हमसे एक पैसा तक नहीं लिया। हमारे मन में उनकी कही कुछ बातें याद रह गई कि अब तुझे कोई नहीं दिखेगा, पर ये इन्फेक्शन अभी बढ़ेगा, ये ठीक नहीं होगा। दोपहर का खाना पीना करके हम घर के लिए निकलते हैं। देर रात 11 बजे तक घर पहुँचे। फ्रेश होके सोने चले गए। सारे बहुत थके हुए थे। रात में ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई।
सुबह तक सब कुछ नॉर्मल था। अगले 2-3 दिनों तक करण को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। पर एक सुबह जब वो उठा तो उसकी बॉडी से स्किन निकलने लगी थी। उसका चेहरा तो ऐसा हो गया कि वो खुद को नहीं देख पाता। हॉस्पिटल भी आते जाते हैं तो सिर पे टोपी और मुंह पर कपड़ा बांध के जाता था। डॉक्टर अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आने लगी। पर उसकी बॉडी पर धब्बे ऐसे बने कि आज तक दिखाई देते हैं। ना तो कम हुए ना ज़्यादा। करण खुद को बहुत छिपाने की कोशिश करता है। फुल स्लीव शर्ट पहनेगा, हाथों में ग्लव्स पहनेगा, चेहरे पर मास्क और सिर पर टोपी, ताकि किसी को भी उसका चेहरा ना दिखे। कई चीज़ें होती है ना, गुजरते टाइम के साथ ठीक हो जाती हैं, पर वो ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर कहते ये बहुत रेयर इन्फेक्शन है। और सच कहूँ तो मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कोई केस देखा है। वो वो बाबा जी कौन थे हमें नहीं पता। उन्होंने ऊपरी चीज़ें तो ठीक कर दी जैसा उन्होंने कहा था। करण को धागे आज तक बांधे हुए हैं, लेकिन ये बीमारी ठीक नहीं हो रही। और अब तो हम मान भी चुके हैं कि शायद कभी ठीक भी नहीं होगी। कितनी बार तो मुझे घर वाले और करण खुद कहते हैं, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम कहीं और घर बसा लो। पर मेरा दिल नहीं मानता कि उसे छोड़ूं। अनजाने में की गई एक गलती इतनी भारी पड़ सकती है, ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी। ये सब करना, ऐसी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट डाल सकती हैं आपकी ज़िंदगी पर। प्लीज़ ख्याल रखिए इस बात का। जल्दी मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। मेरा नाम प्रवीण है। दुआओं में याद रखना।